आज हम लोग जो टॉपिक करने जा रहे हैं बेटा, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। स्टूडेंट्स, ये चैप्टर कुछ लोगों को लगता है कि ये चैप्टर क्यों रखा है, लेकिन स्टूडेंट्स ये चैप्टर बहुत काम में है। ये चैप्टर हमको ये बताता है कि कोई भी कंपनी ग्रोथ कर रही है, मतलब कोई भी कंपनी प्रोग्रेस कर रही है कि वो कंपनी पीछे जा रही है, वो हम लोगों को ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एनालिसिस से पता चलता है। उसमें दो मेथड्स हैं स्टूडेंट्स। पहली मेथड जो हम लोगों ने कंपैरेटिव स्टडी मेथड की, आज हम लोग दूसरी मेथड डिस्कस करेंगे, कॉमन साइज स्टेटमेंट। स्टूडेंट्स, कॉमन साइज स्टेटमेंट में क्या होता है, कंपनी क्या करती है, किसी एक चीज को बेस लेती है। जैसे अगर प्रॉफिट एंड लॉस की इंफॉर्मेशन है तो कंपनी सेल्स को बेस लेगी, सेल्स को वो 100% देंगे और सेल्स के बेसिस पे बाकी सबकी कैलकुलेशन की जाएगी। तो कंपनी को ये पता चलता है कि अगर मेरी सेल्स 100 की है और सामने मेरे एक्सपेंसेस अगर 70% है, तो कंपनी को ये रियलाइज होता है कि हमारे एक्सपेंसेस ज्यादा हो रहे हैं, क्योंकि इतना ज्यादा खर्चा होगा तो कंपनी प्रॉफिट कैसे करेगी। तो ये रियलाइजेशन के लिए कंपनी ये कॉमन साइज स्टेटमेंट बनाती है कि जहां पे कंपनी को डिसीजन लेना इजी हो जाए कि अगर मेरे एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं तो मेरे कहां पे एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं, मुझे कहां पे कंट्रोल करने की जरूरत है, कहां फालतू एक्सपेंसेस हो रहे हैं। स्टूडेंट्स, आप लोगों ने ये सुना होगा कि कई सारी कंपनीज क्या करती हैं, जॉब रिडक्शन करती हैं। एनीवन नोज व्हाट इज जॉब रिडक्शन? किसी को पता है बेटा जॉब रिडक्शन क्या है? एम्प्लॉइज को कम करती है सर। एम्प्लॉइज को कम करना, लेकिन वो कौन से एम्प्लॉइज को कम करती है बेटा? जहां पे उन्हें लगता है ना कि भाई ये 5 एम्प्लॉइज हैं, कंपनी को लगता है कि 2 एम्प्लॉइज इस जगह पे बराबर हैं, ये 3 एम्प्लॉइज की हमें जरूरत नहीं है, या ये 3 एम्प्लॉइज हैं जो हमारा काम कर सकते हैं, 2 एम्प्लॉइज की जरूरत नहीं है, निकाल दो उनको। उसको जॉब रिडक्शन बोलते हैं। और वो जॉब रिडक्शन स्टूडेंट्स कब आता है? जब कंपनी को लगे कि हमारे एक्सपेंसेस अननेसेसरी हो रहे हैं, फालतू खर्चा हो रहा है और खर्चों को रिड्यूस करना है, तब जॉब रिडक्शन आता है। तब क्या होता है, जो फालतू एक्सपेंसेस होते हैं उसको रिड्यूस कर दिया जाता है। आप लोगों ने देखा होगा स्टूडेंट्स, कई सारी इंडस्ट्रीज ऐसी होती हैं, कई सारी कंपनीज ऐसी होती है जिनकी ब्रांचेस चल रही होती हैं और वो ब्रांच को बंद कर देते हैं। वो ब्रांच को क्यों बंद करते हैं? वो ब्रांच को बंद करने के पीछे रीजन यही होता है कि उनको लगता है कि यार ये ब्रांच के पीछे जितना मेरा खर्चा जा रहा है उसके सामने मेरी इनकम उतनी जनरेट नहीं हो रही है, तो ब्रांच में क्यों चलाऊं। तो इसीलिए वो लोग उन एक्सपेंसेस को कंट्रोल करने के लिए ऐसे डिसीजन लेते हैं। ये कॉमन साइज स्टेटमेंट जो मेथड है वो हमको यही बताता है कि हम लोग अगर सेल्स की कंपैरिजन में एक्सपेंसेस ज्यादा जा रहे हैं तो उनको कैसे कंट्रोल करना है, वो हम लोगों को इस मेथड से पता चलता है। स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों को एक क्वेश्चन भेजा हुआ है। अब उस क्वेश्चन का हम लोगों को कॉमन साइज स्टेटमेंट बनाना है। ध्यान से सुनेंगे बेटा सब लोग। ये मैंने पर्टिकुलर्स लिखा, फिर 31/3/2016 लिखा, फिर 31/3/2017 लिखा। पहला मुझे दिया हुआ है सेल्स रेवेन्यू, मतलब कंपनी के पास सेल्स 32 लाख की थी और 28 लाख की हुई। चलो बताओ, तुम लोगों से पूछता हूँ बेटा, कंपनी की पोजीशन अच्छी चल रही है कि खराब चल रही है? बताओ। खराब। ये उल्टा लिखा है, ये उल्टा लिखा है 16-17 बराबर है ना बेटा? अच्छा मैंने अमाउंट उल्टी। अच्छा ओके ओके, सॉरी अमाउंट गड़बड़ हो गई। और सर ये कौन से नंबर का सम है? ये एग्जाम्पल नंबर 14 है बेटा। ओके सर। ओके, 28 लाख एंड 32 लाख। अब बताओ बेटा, कंपनी की पोजीशन बेटर हुई कि खराब हुई बेटा? प्रॉफिट में प्रॉफिट हुई सही ना, है। सेल्स बढ़ा कंपनी का। अब हम लोग उसके बाद देखते हैं कंपनी की अदर इनकम। अदर इनकम कंपनी की 4 लाख से 6 लाख हुई, मतलब यहां पे भी कंपनी अच्छा काम कर रही है, अदर इनकम भी बढ़ रही है। और ये पॉइंट नंबर 3, टोटल इनकम। टोटल इनकम यहाँ पे 32 लाख एंड 38 लाख, मतलब कंपनी की इनकम बढ़ रही है। अब हम लोग आते हैं पॉइंट नंबर 4, जो है कंपनी के एक्सपेंसेस का पॉइंट। एक्सपेंसेस में पहला है कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम्ड, जिसमें ओपनिंग स्टॉक, परचेज एंड क्लोजिंग स्टॉक आ जाता है बेटा। 14,50,000 से वो 16,80,000 हुआ, मतलब कंपनी का परचेज बढ़ा है बेटा। ऑब्वियस है, सेल्स बढ़ा है तो परचेज भी तो बढ़ेगा, सेल बढ़ाने के लिए मटेरियल भी तो चाहिए हमारे पास। फिर नेट परचेज फॉर रीसेल,
कंपनी की परचेज 2,80,000 से बढ़ के 3 लाख हो गई है, विच इज अ गुड साइन वी कैन से. चेंज इन स्टॉक, कंपनी का 3,70,000 था जो डिक्रीज होके 70,000 हो गया नेगेटिव. फिर एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, कंपनी जो एम्प्लॉयज को सैलरी वगैरह दे रही थी वो 1,80,000 से 2 लाख हो गया, मतलब कंपनी ने वर्कर्स को जॉब से निकाला है. फाइनेंशियल कॉस्ट का मतलब होता है इंटरेस्ट का खर्चा. जो इंटरेस्ट का खर्चा 90,000 था वो 1,40,000 हो गया, मतलब कंपनी ने कहीं ना कहीं से पैसा बोरो किया है, लोन लिया है, तभी कंपनी का फाइनेंस का कॉस्ट बढ़ा है. उसके बाद डेप्रिसिएशन 1 लाख का 1 लाख, मतलब कंपनी ने कोई नई प्रॉपर्टी परचेज नहीं की है, इसीलिए कंपनी का डेप्रिसिएशन का खर्चा एज इट इज रहा. तो कंपनी के टोटल एक्सपेंसेस देखें तो 24,70,000 से 23,50,000 पे आ गया. तो इट इज अ गुड साइन स्टूडेंट्स. कंपनी ने अपने एक्सपेंसेस को कंट्रोल किया है, जहां जहां पे उन्हें लगा कि फालतू खर्चे हो रहे हैं वो उन्होंने कंट्रोल किया. तो इट्स अ गुड साइन फॉर कंपनी. मैनेजमेंट अच्छा है कंपनी का. पॉइंट नंबर 5, पीबीटी प्रॉफिट बिफोर टैक्स 7,30,000 से बढ़ के कंपनी का प्रॉफिट हो गया 14,50,000, ऑलमोस्ट डबल. तो ये इंडिकेट कर रहा है कि कंपनी अच्छे से मैनेजमेंट कर रही है. माइनस पॉइंट नंबर 6, माइनस करेंगे टैक्सेस. 2,19,000 से टैक्सेस बढ़ के 4,35,000 हो गई. एंड फाइनली जो कंपनी का पीएटी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो 5,11,000 से बढ़ के 10,15,000 हो गया है. अब इसका हमको स्टूडेंट्स कॉमन साइज स्टेटमेंट बनाना है. सबका ध्यान बोर्ड पे बेटा, कैसे कॉमन साइज स्टेटमेंट बनेगा इसका. ये मैंने ऊपर हेडिंग दिया परसेंटेज 31,360, 31,370. इसको छोटा करना पड़ेगा, नहीं तो कैलकुलेशन का लिखूंगा. 31,360 and 31,370. स्टूडेंट्स ध्यान से देखना बेटा. कॉमन साइज स्टेटमेंट के अंदर जो सेल्स होता है ना, जब पीएनएल का इंफॉर्मेशन दिया है बेटा, तो पीएनएल की इंफॉर्मेशन में हमेशा सेल कॉन्ट्रैक्ट लिया जाता है, हमेशा. ये बाय डिफॉल्ट है कि जब आप कॉमन साइज स्टेटमेंट बना रहे हैं और आपके पास पीएनएल का इंफॉर्मेशन है, तो जो सेल्स की वैल्यू है उसको हम लोग 100 देंगे. अब उसके ऊपर से बाकी सारी वैल्यूज कैलकुलेट होंगी. कैसे? 28 लाख पे अगर 100 है तो 4 लाख पे कितना निकालो, कितना आ रहा है बेटा? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो. 700. कितना? Sorry. 14.29. 14.29. अब इसी तरीके से बेटा बहुत सारे लोग क्या करेंगे, इसका टोटल करके यहाँ पे लिखेंगे. नहीं, ऐसी गलती नहीं करनी है बेटा हम लोगों को. इसका भी वैसे ही कैलकुलेशन होगा. 28 लाख पे 100 तो 32 लाख पे कितना. अभी नेगेटिव होगा तो उसमें प्रॉब्लम हो जाएगी, इसीलिए उसको कैलकुलेट करना जरूरी है बेटा. 114.29. 114.29. अब सेम मैं नीचे ली 28 लाख पे 100 तो 14,50,000 पे कितना. निकालो कितना. 51.79. 79%. सर. यस बेटा. सर पता नहीं चला. 28 लाख पे 100, 14,50,000 पे कितना. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन.
ठीक है विशाल? यस सर। सर तो सब में 28 लेके लेने का ना? मैंने वही तो बोला बेटा, सब में 28 लाख लेना है। अब 28 लाख पे 100, नेक्स्ट वैल्यू कौन सी है? 2,80,000 पे कितना? आई थिंक 10%, करेक्ट हूं मैं? 10. तो 28 Yes. लाख पे 100। बेटा ये कैलकुलेशन दिखाने की जरूरत नहीं है, मैं आपके समझने के लिए कर रहा हूं। तो 3,70,000 पे कितना? निकालो कितना आ रहा है? 13.21. 13.21। सेम वे 28 लाख पे 100, तो 1,80,000 पे कितना बेटा? अब आप लोग कैलकुलेट करके बताते जाओ मुझे। 6.43. 6.43। नेक्स्ट 28 लाख पे 100, तो 90,000 पे कितना? 3.21. 3.21। देन नेक्स्ट 28 लाख पे 100, तो 1 लाख पे कितना? Sir, 3.57. 3.57. 3.57। अब यहाँ पे निकालो बेटा, 28 लाख पे 100, तो 24,70,000 पे कितना? 28 लाख पे 100, तो 88.21. 88.21। देन 28 लाख पे 100, तो 7,30,000 पे कितना? 26.07. 26.07। 28 लाख पे 100, तो 2,19,000 पे कितना? Sir, 7.82. 7.82. 7.82। 82. And then 28 lakh पे 100, तो 5,11,000 पे कितना? Sir, 18.25. 18.25. ओके, अब सेम वे यहाँ पे बेटा 31/3/2017 में, अब यहाँ पे सेल्स कितना बेटा? 32 लाख। अब इसके सामने 100 लिख दिया, तो 32 लाख पे 100 है, तो 6 लाख पे कितना? अब यहाँ पे बेस आपका 32 लाख हो जाएगा। निकालो बेटा कितना आ रहा है? 18.75. 18.75. सेम वे इसका निकालो बेटा। 32 Sir, लाख पे 100 100, तो 38 लाख पे कितना? Sir, 118.75. नाउ 32 लाख पे 100, तो 16,80,000 पे कितना? 52.50. 52.50। 32 लाख पे 100, तो 3 लाख पे कितना? Sir, 9.38. 9.375। मतलब 38 लिखेंगे। अब स्टूडेंट्स ये ब्रैकेट में बेटा, तो इसको ब्रैकेट में लिखेंगे। 32 लाख पे 70,000, तो 100 पे कितना? 32 लाख पे 100, तो 70,000 पे कितना? कितना है Minus बेटा? 2.19. तो minus माइनस 2.19. मतलब अपन ने उसको ब्रैकेट में लिख दिया, मतलब वो माइनस ही हो गया। 2.19। नाउ 32 लाख पे 100, तो 2 लाख पे कितना? Sir, 6.25. 6.25। 32 लाख पे 100, तो 1,40,000 पे कितना? Sir, 4.38. 4.38। 32 लाख पे 100, तो 1 लाख पे कितना? 3.13. Sir, 3.13. हाँ, 3.13. 32 लाख पे 100, तो 23,50,000 पे कितना? 73.44. 73.44. फिर 32 लाख पे 100, तो 14,50,000 पे कितना? 45.31। 45.31. 45.31। 32 लाख पे 100, तो 4,35,000 पे कितना? Sir, 13.59. 13.59. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, 32 लाख पे 100, तो 10,15,000 पे कितना? 31.72. 31.72. स्टूडेंट्स किसी को भी सम में कोई डाउट हो बेटा तो पूछ सकता है। सम Sir, क्लियर photo भेज दो स्टूडेंट्स? ना. हाँ फोटो भेज देता हूँ बेटा। सम क्लियर स्टूडेंट सबको? चलो कंप्लीट कर दो Yes, sir. फटाफट। सर कितने मार्क में आता है? 4 मार्क्स कंपल्सरी है बेटा, 4 मार्क में। सर पर ये सम ओमिट नहीं है। बेटा मैंने पहले ही बोला था कि भले ओमिट हो, लेकिन मैं कराऊंगा। मैंने पहले ही बोला था बेटा, मैं एग्जाम में नहीं पूछूंगा, लेकिन कराऊंगा जरूर।
बेटा सम मैंने भेज दिया है, कॉपी डाउन कर लो बेटा इसको। सर आप दूसरा कराओ ना, ये तो बाद में कर लेंगे, फोटो तो भेज दिया आपने। हाँ सर। तो एक क्वेश्चन भेज रहा हूँ जो आप लोगों को करना है बेटा, है ना, फटाफट वो वाला सम कर लो। फोटो भेज रहा हूँ मैं स्टूडेंट्स, फटाफट वो वाला सम शुरू कर दो। स्टूडेंट्स फोटो भेज दिया है बेटा, फटाफट से वो सम शुरू करो। एग्जाम्पल 13 भेजा है। शुरू कर दो बेटा फटाफट।
Students, any confusion? Students, any confusion? No, sir. Great. बेटा कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लेना। कंप्लीट कर लो तो वेरीफाई कराऊं बेटा फिर सम। सर वो सॉल्यूशन दिखाना है? नहीं, ये वाला दिखाने की जरूरत नहीं है बेटा, ये तो तुम्हारे अंडरस्टैंडिंग के लिए था, बाकी दिखा हो गया सर, हो गया। हो गया। ग्रेट, डन सर। हो गया सर। डन। सबका हो जाए बेटा तो मैं वेरीफाई करवाऊं। हो गया सर। गुड। हो गया सर। डन डन। 5 मिनट वेट करते हैं बेटा, सबका कंप्लीट हो जाए तो मैं वेरीफाई कराऊंगा आंसर। सर यस गगनदीप। सर डेप्रिसिएशन के साथ लिखा डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइज्ड अमाउंट। सर अमोर्टाइज्ड अमाउंट मतलब एमोटाइज्ड अमाउंट का मतलब क्या होता है बेटा? कुछ चीजें ऐसी होती है ना जिनके ऊपर डेप्रिसिएशन नहीं जाता है, जैसे गुडविल है बेटा, गुडविल की वैल्यू कम हुई ना तो उसको अमोर्टाइजेशन बोला जाएगा। अब गुडविल पे तो डेप्रिसिएशन नहीं हो सकता ना कभी भी, तो गुडविल है, पेटेंट है, तो जब ऐसी चीजों की वैल्यू डिक्रीज होती है ना उसको अमोर्टाइजेशन बोला जाता है। तो डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन का मतलब क्या होता है कि जो भी फिक्स्ड असेट्स मतलब टेंजिबल एंड इनटेंजिबल असेट है उनकी जो वैल्यू कम हुई उसको डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन बोला जाएगा बेटा। गुड क्वेश्चन। बेटा कंप्लीट कर लो तो मैं आंसर वेरीफाई कर रहा हूं। बेटा जिसका बाकी है एक बार फोन अनम्यूट करके बताओ ना बेटा, जिसका सम बाकी है। सर बाकी है। नो प्रॉब्लम। सर बाकी है लास्ट टाइम। आराम से बेटा, आराम से।
मुझे पता चले कितने लोगों का बाकी है। आराम से कंप्लीट करो। हो गया सर मेरा। बेटा जिनका बाकी है एक बार फोन अनम्यूट करके बोलो ना बेटा, पता चले, वेरीफाई कराऊं और बस होने खत्म होने वाला। जल्दी। डन सर। बेटा स्टूडेंट सबका कंप्लीट हो गया, अभी भी किसी का बाकी है बेटा? चलो स्टूडेंट्स आंसर वेरीफाई करेंगे बेटा। पहले 2016 बोल रहा हूं मैं। सेल्स 100, नेट परचेज फॉर रीसेल 50, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस 10, फाइनेंशियल कॉस्ट 6, depreciation and amortization 9, total expense 75। बेटा यहां तक में किसी का कोई गड़बड़ी? नो सर। डन। No, sir. PBT 25, tax 7.5 and PAT 17.5। now 31/3/2017 sales 100, net purchase for resale 55, employee benefit expense 6.67, financial cost 6, depreciation and amount amortized 8, total expense 75.67, PBT 24.33, tax 7.30 and PAT 17.03। बेटा आंसर मैच हो गया सब लोगों का स्टूडेंट्स? यस सर। यस Yes, सर। डन। सर ये इसमें सबका टोटल करके लिख दे तो नहीं आएगा? नहीं सर नहीं आंसर? नहीं नहीं, उसको कैलकुलेट ही करना पड़ेगा बेटा, क्योंकि कभी क्या नेगेटिव आ गया ना, जैसे इस सम में था तो प्रॉब्लम हो जाएगी बेटा टोटलिंग में, तो बेटर है उसको कैलकुलेट करो, वो ज्यादा एडवाइजेबल है। डन ओके स्टूडेंट्स? सर। सर यस बेटा। सर टोटल इनकम नहीं लिखना है? टोटल इनकम है ही नहीं ना बेटा, खाली सेल्स ही है, अदर इनकम है ही नहीं। इसमें था, इसमें सेल्स एंड अदर इनकम था बेटा, जो क्वेश्चन मैंने भेजा है ना उसमें अदर इनकम नहीं है, तो फिर टोटल इनकम का तो कैलकुलेट वही होगा ही नहीं। तो वही अमाउंट नहीं लिखने की सर? नहीं 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 नहीं, जरूरत नहीं है बेटा। जब आपके पास सेल्स और अदर इनकम हो तो टोटल इनकम आएगा, अगर अदर इनकम नहीं है तो फिर टोटल इनकम लिखने की जरूरत नहीं है बेटा। डन स्टूडेंट्स? और किसी को कोई डाउट बेटा? सर PBITDA इस चैप्टर में आएगा? वापस बोल बेटा एक बार। PBITDA। व्हाट इज डीए? सर था, मेरे को याद नहीं है सर, मैंने पढ़ा था कहीं पे। डीए का PBITDA मतलब डियरनेस अलाउंस होता है बेटा, वो अपने सिलेबस में है ही नहीं कहीं पे, वो टैक्सेशन में आता है, इसमें नहीं आता है। यस, और किसी को कोई डाउट स्टूडेंट्स?
डन। चलो अब बेटा 6 मिनट ही बाकी हैं, हम लोग नया सम नहीं करेंगे बेटा, अब नया सम हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। बाय बाय स्टूडेंट्स। सर ये सम का फोटो बाय मिलता है? सर। बाय सर। ना 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 जरूरत नहीं है बेटा, बाय बाय।